हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा यह चैप्टर नंबर 8 का वीडियो है। इससे पहले हम 7 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अलैंगिक विधि क्या होती है। तो साथियों, अलैंगिक विधि में क्या होता है, जीवों को एक जनन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वो अकेले ही जनन कर सकते हैं। यहाँ पर नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर या तो नर या मादा अकेले ही जनन कर सकता है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम लैंगिक जनन में, तो साथियों लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पर दो जनन की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। यानी कि नर और मादा जब मिलते हैं, जब सेक्स करते हैं, तो उसके बाद जो जनन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो ये साथियों किस में होता है, मानव में होता है। ठीक है, जीव जंतुओं में भी होता है। ठीक है, कौन सा जनन, लैंगिक जनन होता है। एक एक जो अलैंगिक जनन होता है साथियों, यह होता है हमारा अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, ईस्ट में, ठीक है, प्लाज्मोडियम में, इन सभी में जो है अलैंगिक जनन होता है। तो आइए साथियों बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। अब बात करते हैं केला की। तो साथियों केला में होता है अलैंगिक जनन। कैसा जनन, अलैंगिक जनन, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें कुत्ता की, तो साथियों कुत्ता में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक, क्योंकि यहाँ पर जो है कुत्तों को जनन करने के लिए नर एवं मादा की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है वहां पर कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट भी कैसा जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है। वहीं पर बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो है वो भी अलैंगिक जनन करता है। ये क्या करता है, अमीबा अपने आप को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में, दो भागों में बांटकर जनन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि कुत्ता केवल जो है लैंगिक जनन करता, बाकी तीनों जो है अलैंगिक जनन करते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। यानी कि जो पुष्प होता है उसमें नर और मादा, पुष्प में कैसा जनन होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन, लैंगिक जनन, क्योंकि यहाँ पर जो है नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इनमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं, देखो नर में क्या पाया जाता है, नर में पाया जाता है पुंकेश्वर। क्या पाया जाता है, पुंकेश्वर पाया जाता है, जहां से निकलते हैं हमारे परागकण। क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। ठीक है, और जो मादा होती है उसमें क्या पाया जाता है, मादा में पाया जाता है अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो अभी बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है पुंकेश्वर और परागकोश। तो साथियों पुंकेश्वर और परागकोश दोनों ही मेल पार्ट हैं, यानी कि नर पार्ट है, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तंतु और वर्तिकाग्र की। तो साथियों तंतु और वर्तिकाग्र दोनों ही फीमेल पार्ट है। कैसे पार्ट है, फीमेल पार्ट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परागकोश और अंडाशय की। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परागकोश जो है मेल पार्ट में जनन के लिए जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करता है, वहीं पर जो मादा होती है उनमें अंडाशय जो है जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आइए साथियों पहले हम समझ लेते हैं। साथियों पुष्प के ऊपरी भाग में पाई जाती है वर्तिकाग्र। क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र के ऊपर पाया जाता है पुंकेश्वर। ठीक है, तो पुंकेश्वर से क्या होता है,
परागकण निकलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, बीजांड में पहुंचते हैं। ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं, पराग नली के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन करने से क्या होता है, नए भ्रूण का निर्माण होता है, नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है और भ्रूण के निर्माण से नवोद्भिद यानी नए बीज का निर्माण हो जाता है। नवोद्भिद का मतलब क्या होता है, नए बीज। तो साथियों आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो साथियों पराग कोश या पुंकेश्वर से हमारे परागण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, परागण निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है और निषेचन के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद नवोद्भिद नए बीज का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानताएं होती हैं क्योंकि, यानी कि अलैंगिक विधि से जनन करने वाले जीवों के जो संतान होती है उनमें अधिक समानता पाई जाती है। इसका कारण क्या है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है साथियों, कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में अधिक समानताएं पाई जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसका कारण क्या होता है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अधिक समानताएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जनक भाग लेता है तो यहाँ पर युग्मक शामिल नहीं होता, यानी ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पर, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई डिफरेंस जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो साथियों क्वेश्चन में हमसे ये कहना चाह रहा है कि माता पिता से बच्चों में जो गुण पहुंचते हैं वो किस कारण से पहुंचते हैं। साथियों आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब नव शिशु का जन्म होता है तो आपने देखा होगा लोग चर्चा करते हैं कि उसकी जो नाक है वो किसके जैसी है, उसके पापा के जैसी है। लोग कहते हैं बाल किसके जैसे हैं, बाल भैया मम्मी के जैसे हैं। ठीक है, आंखें किसकी जैसी हैं, आंखें पापा जैसी हैं। तो ये जो गुण होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं जो समान होते हैं, मम्मी पापा के समान होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ये लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो साथियों ये लक्षण हैं जो जीन में विद्यमान होते हैं। किसमें, जीन में। और जीन किसमें पाया जाता है, जीन पाया जाता है डीएनए में। किसमें पाया जाता है, डीएनए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। अभी जनक से जो लक्षण जो हैं कहाँ पर पहुंचे, संतान में पहुंचे, तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं, केवल जनकों से समानताएं। भैया समानताएं तो करते हैं लेकिन केवल समानताएं नहीं, क्योंकि जो जनक होते हैं उनसे बच्चों में कुछ विविधताएं भी पाई जाती हैं, कुछ अलग भी पाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑप्शन बी, केवल जनकों से विविधताएं। ना जी ना भैया, समानताएं भी पाई जाती हैं और विविधताएं भी पाई जाती हैं। अभी सी ऑप्शन है, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में कह रहा है ना समानताएं और ना विविधताएं। ना जी ना, समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ विविधताएं भी पाई जाती हैं। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। तो साथियों इन तीनों में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, अलैंगिक विधि से जनन होता है। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। किस प्रकार से, अलैंगिक रूप से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है अपने आप को एक या एक से अधिक भागों में बांट लेते हैं, तब होता है इनका जनन। ठीक है, तो इनमें जो है नर और मादा नहीं पाए जाते। ठीक है, अभी बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ये सभी एक कोशिक है। ना जी ना, अमीबा सिर्फ एक कोशिक है, बाकी ये एक कोशिक जीव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये केवल लैंगिक
रूप से जनन करते हैं, नाजीना ये सभी कैसे जनन करते हैं, अलैंगिक रूप से करते हैं। ये सभी बहुकोशिक है, नाजीना अमीबा कैसा है, एक कोशिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो साथियों जो स्पायरोगायरा होता है कुछ इस प्रकार से होता है। स्पायरोगायरा साथियों इस प्रकार से स्पायरोगायरा की आकृति होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने आप को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, करेक्ट। स्पायरोगायरा कैसे जनन करता है, ये अलैंगिक रूप से जनन करता है और अपने तंतुओं को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है जो स्पायरोगायरा होता है जनन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो साथियों पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम जो है अलैंगिक रूप से जनन करता है। कैसे अलैंगिक रूप से जनन करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक कोशिका होती है वह कई सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एक कोशिका के अनेक कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहते हैं बहुविभाजन। क्या बोलते हैं, बहुविभाजन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों पुष्पी पौधों में क्या होता है, सबसे पहले बनता है युग्मक। क्या बनता है, युग्मक। और युग्मक बनने के बाद जो ये जब ये युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण से नए बीज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका, नए बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, तो सबसे पहले युग्मक बनता है, युग्मक से युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से नवोद्भिद की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? साथियों ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अभी बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो साथियों यहाँ पर कहा जाता है गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत रहती है? तो साथियों आपको पता है नर और मादा में क्या पाया जाता है, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जब ये मिले तो क्या होना चाहिए, 46 गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, जब ये युग्मक जो है मिलते हैं और मिलने के दौरान ये क्या करते हैं, गुणसूत्रों को आधा कर देते हैं। यानी कि 46 की बजाय फिर से जो है कितने गुणसूत्र रह जाते हैं, 23 ही रह जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, गुणसूत्रों को आधा कर देते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, युग्मनज बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, नाजीना आधा करते हैं। युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखते हैं ऑप्शन सी, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या दोगुना हो जाना, गलत ऑप्शन। युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, नाजीना। युग्मक बनने के बाद नहीं, युग्मक बनने के दौरान। ठीक है, आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। एक ही शब्द से क्या हो रहा है, आंसर चेंज हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानियां लगी होती हैं? तो साथियों राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। जिन पर क्या होता है, बीजाणुधानियां लगी रहती है। कुछ इस प्रकार से बीजाणुधानियां लगी रहती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइफे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो साथियों आपने देखा होगा कई पौधों को अंकुरित करने के लिए आपको तने की आवश्यकता होती है, कई पौधों को अंकुरित करने के लिए आपको बीज की आवश्यकता होती है, कई पौधों को अंकुरित करने के लिए आपको पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कई पौधों को अंकुरित करने के लिए आपको जड़ की आवश्यकता होती है और पत्तियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं साथियों जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, पुष्प नहीं मिलेगा और साथ ही साथ फूल नहीं मिलेगा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तना
जड़ और पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है। तो अभी देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तना, जड़ें और पुष्प। पुष्प आ गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया। तना, जड़ें और पत्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें नए पौधे का निर्माण जो है तना, जड़ें और पत्तियों से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, करेक्ट ऑप्शन है। बड़ी संख्या में बीजाणु पाए जाते हैं इसमें, इसलिए कवक जो है तीव्र गति से फैलने लगता है। डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता के कारण, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? तो साथियों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर पाया जाता है वर्तिकाग्र, इसके ऊपर पाया जाता है पुंकेश्वर। क्या पाया जाता है? पुंकेश्वर। और पुंकेश्वर से क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं? बीजांड में जाते हैं। अभी ये पुंकेश्वर से परागकण जो निकले और बीजांड में पहुंचे, ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं पराग नली के माध्यम से। तो पराग नली किनके बीच में स्थित है? तो पुंकेश्वर और बीजांड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पराग नली बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह को ना जीना, इन्होंने किसको? परागकण और इसको मिला दिया, यानी कि इसको ये बोल रहे हैं कि पराग नली ना जीना। वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, बिल्कुल सही बात है। जो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह है परागकण, यहाँ से क्या निकलते? पुंकेश्वर बोल लो या परागकण बोल लो, इसकी जो ऊपरी सतह होती है यहाँ से निकलते हैं परागकण, और बीजांड तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पराग नली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं। ना जी ना, पुष्प हमेशा उभयलिंगी नहीं होते, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। यानी कहना चाह रहा है इसमें लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नर के मामले में इसमें पाया जाता है पुंकेसर। का पाया जाता है? पुंकेश्वर पाया जाता है। वही मादा के मामले में इसमें क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा करेक्ट। ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। ना जी ना, गलत ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें जो है निषेचन के बाद क्या बनता है? फल बनते हैं, यानी कि फोर्थ और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इनमें पुंकेश्वर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ना जी ना, जब एक लिंगी पुष्पों की बात कर दी है तो इसमें या तो पुंकेश्वर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है इनमें या तो पुंकेश्वर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं, या तो इनमें पुंकेश्वर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इनमें परागण होता है, बिल्कुल होता है साथियों। जो पुंकेश्वर से परागकण निकलते हैं और बीजांड तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो इनमें परागण भी होता है, सही बात है। वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेश्वर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। इसे नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये दोनों मिलकर जनन कर पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, बिल्कुल अनिवार्य घटना है। जब परागकण बीजांड में जाकर मिलते हैं, जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं, तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। और निषेचन के बाद किसका? भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद जो है नए अंकुर का निर्माण होता है, यानी सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है। हाँ, जब जो है मेल और फीमेल जो मिलते हैं
मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो किसका, जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। तो साथियों क्लोन का मतलब होता है हूबहू जनक के समान होती है। तो नाजीना लैंगिक जनन में क्या होता है, कुछ विविधताएं भी पाई जाती हैं, समानताएं तो पाई जाती हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ विविधताएं भी पाई जाती है, बिल्कुल क्लोन जो है संतति नहीं होती, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चित्र 8.1 में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? हमें ए और बी और सी के नाम बताने हैं क्रमानुसार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हूबहू प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आइए नामकरण करते हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो ए भाग है, जो ए भाग है, ये क्या होता है, ये ऊपर की ओर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं प्राअंकुर, ठीक है। हमने एक कल पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, प्ररोह होता है, ऊपर की ओर गति होती है, उसी के कारण इसका नाम भी क्या होता है, ये भी प्रकाश के कारण होता है और इसको क्या बोलते हैं, प्राअंकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राअंकुर, ठीक है। अभी बी की आप बात करते हैं तो बी को क्या बोलते हैं हम, बीज पत्र बोलते हैं, बी को क्या बोलेंगे, बीज पत्र बोलेंगे। और वहीं पर सी को क्या बोलते हैं साथियों, हम जड़ बोलते हैं, यानी कि मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं ए को हमने क्या बोला, प्रांकुर, तो प्रांकुर बी में है, सी में है, ठीक है। बी को हमने क्या बोला, बीज पत्र, बीज पत्र किसमें है, सी में, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि, यानी कि साथियों क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है लैंगिक जनन में जो जनक होता है, ठीक है, उससे जो उत्पन्न संतति होती है उसमें क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है आइए देखते हैं। लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों ऐसी कोई भी कारण नहीं है कि प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी तो विविधता पाई जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनकों से आता है। तो साथियों जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं यानी डीएनए और जीन, ये क्या होता है, एक ही स्पीसीज, जैसे कि हम लोगों में, यानी कि हमारी स्पीसीज क्या है, मानव है, क्या है, मानव है, ठीक है। और इसके जो दो जनक होते हैं कौन, नर और मादा, कौन होते हैं, नर और मादा, इन्हीं से तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नीचे दिया गया है दो विभिन्न स्पीसीजों के दो जनकों से, ना जी ना, एक स्पीसीज के दो जनकों से जो है संतान की उत्पत्ति होती है। आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, ना जी ना, दो जनकों से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि जीवित बनी रहे? नहीं भैया। वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके? ना भैया। वृद्धि को बनाए रखे? ना जी ना। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखे, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है अपने स्पीसीज की निरंतरता को वो बनाए रखे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। यानी कि किशोरावस्था यानी जब आप 18 की एज में पहुंचते हैं, ठीक है, तो आप में जो है कौन से परिवर्तन आते हैं, ठीक है, लड़कों में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो पहला ऑप्शन है दूध के दांतों का टूटना। तो भैया दूध के दांत तो छोटे पे ही टूट जाते हैं 10-12 साल की उम्र में, ठीक है। कद का बढ़ना, कद तो भैया आपका जो है शुरू से ही बढ़ता रहता है, ठीक है। आवाज का भारी होना, तो साथियों जैसे ही आप 18 प्लस की एज में आते हैं तो आपकी आवाज क्या होती है, भारी होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन का बढ़ना, ना जी ना। वजन तो आपका क्या होता है, मतलब जब आप पैदा होगे तुरंत से आपका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो आवाज का भारी होना होता है ये किशोरावस्था में आने वाला परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है?
तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो स्त्रियां होती हैं वो जनन तभी कर सकती है जब उनमें क्या होता है, जनन प्रावस्था का प्रारंभ हो जाता है। अभी इसका जो प्रारंभ है वो कौन सा लक्षण परिलक्षित करता है, तो साथियों स्त्रियों में क्या होता है, जनन प्रावस्था का प्रारंभ होना यानी कि रजोधर्म का प्रारंभ होना। रजोधर्म को हम और किस नाम से जानते हैं, मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पुरुषों में वृषण वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। तो साथियों वृषण का कार्य क्या होता है, वृषण का कार्य होता है शुक्राणु बनाना। क्या बनाना, शुक्राणु बनाना। और साथ ही साथ वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है कहाँ से, वृषण से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है किससे, वृषण के द्वारा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो साथियों हमें बताना है वृषण का कार्य। तो पहला ऑप्शन है जनन कोशिकाओं का निर्माण करना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वृषण जो होते हैं वो शुक्राणु नामक जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। सेकेंड है टेस्टोस्टेरोन का स्राव। तो जो वृषण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है अपरा का विकास। तो साथियों अपरा जो है वो पाया जाता है स्त्रियों में, इसलिए रॉन्ग ऑप्शन हो गया। एस्ट्रोजन का स्राव, तो ये भी जो है स्त्रियों के जो अंडाशय होता है उससे निकलने वाला हार्मोन है, यानी ये भी गलत ऑप्शन हो गया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। तो साथियों आपको पता है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ठीक है, वृषण के बाद शुक्राणु जो है शुक्र वाहिका में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, शुक्र वाहिका में, जो कि शुक्राणुओं को ले जाती हैं। कहाँ तक ले जाती हैं, मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। तो जो शुक्राणु होते हैं वृषण में निर्माण हुआ, वृषण से कहाँ पहुंचते हैं, शुक्र वाहिका में, और शुक्र वाहिका से मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से ये जो है शुक्राणु निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, जो कि होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कौन सा जो है रोग नहीं होता। तो यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो हेपेटाइटिस रोग होता है जो कि यौन संचारण से संबंधित नहीं होता। वहीं पर आपको पता होना चाहिए सिफिलिस रोग जो है यौन संचारण से संबंधित है। HIV और गोनेरिया रोग भी जो है किससे संबंधित है, यौन संचारण से संबंधित है। तो साथियों आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।